अरुणय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया मांगने जब वह भारत में आया। नमस्कार, मैं शिव कुमार पुनः आप लोगों के बीच आज 1857 की क्रांति का पॉलिटिकल काउस राजनीतिक कारण को लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज उन सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिससे यह स्पष्ट होगा कि किन किन कारणों से राजनीतिक रूप से ब्रिटिशर्स ने अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार किया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला बात कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का अवलंबन किया। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आए थे तो एक व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन उन्होंने जब भारत को देखा कि यहाँ के लोग कई टुकड़ों में बटे हुए हैं, यहाँ कई क्षत्रप थे, दक्षिण में अलग, उत्तर भारत में अलग, मध्य भारत में अलग, मुगलों का स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। इन सभी परिदृश्य को देखते ही उन्होंने भांप लिया कि अब जैसे भी हो भारत में हमें शासन करना है और इसके लिए उन्होंने कई नीतियों का अवलंबन किया, कई पॉलिसीज़ को उन्होंने फॉलो किया, जिसमें सबसे पहला जो था उसको हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। इसके माध्यम से उन्होंने राजे रजवाड़े में आपस में फूट डाला और एक का पक्ष लेकर दूसरों से लड़ाई किया और उस लड़ाई में बैटल में उन्होंने दूसरे को कमज़ोर किया और इस तरह से दोनों को ही कमज़ोर करके उस दोनों के ही शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी निभाए। उसी कड़ी में एक पॉलिसी आता है जिसका नाम होता है सहायक संधि, जिसको हम सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं। सब्सिडियरी अलायंस मीन्स सहायक संधि, जिसको लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अपनाया गया था। इसका मीनिंग था, इसका अर्थ था कि जिस राजा के द्वारा सहायक संधि किया गया हो, जिस राजा के साथ सहायक संधि किया गया हो, उसका सेना को दक्षता ट्रेनिंग दिया जाता था अंग्रेज़ों की ओर से, और सैनिक खर्च जो था वह नवाब या राजे रजवाड़े दिया करते थे। लेकिन सैनिकों को किसी भी प्रकार का ऑपरेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नर से, ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी से आदेश लेना जरूरी था। इन सभी बातों को देखते हुए सहायक संधि की नीति ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत ही प्रशासनिक विस्तार में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब जब हम आगे देखते हैं तो सबसे पहला राज्य हैदराबाद था, हैदराबाद का निज़ाम जो सहायक संधि में शामिल हुआ। अब सहायक संधि के पश्चात भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे ऐसी नीतियों का अवलंबन किया गया। उसमें एक मुख्य नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हम व्यापकगत सिद्धांत भी कहते हैं या डलहौजी का राज्य हरफ की नीति भी कहते हैं। हम देखते हैं कि इससे पहले प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी और प्लासी की लड़ाई के पश्चात, प्लासी की लड़ाई ने, कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा है कि मात्र 2 घंटों की मशक्कत के बाद बिना लड़े ही रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी जीत लिया। प्लासी की लड़ाई के पश्चात अंग्रेज़ों ने लगातार 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई को भी जीत लिया और बक्सर की लड़ाई जीतने के पश्चात अब अंग्रेज़ों को भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो गया। फिर जब हम आगे देखते हैं तो मैंने कहा एक और कविता के रूप में आप लोग सुनिए, जिसमें कहा जाता था कि राज्य हरफ नीति से संबंधित है और उसके बारे में आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि वह बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया,
और राज्य हरफ करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हरफ करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। लॉर्ड डलहौजी राज्य हरफ की नीति का अवलंबन करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे और उनके द्वारा ही सबसे पहले सतारा राज्य को इसके अंतर्गत लिया गया। इसका अर्थ इतिहासकार ने इस अंदाज में लिखा है कि जिसके धमनी में उनके पूर्वजों का रक्त नहीं बह रहा हो उसे राज्य का उत्तराधिकारी का कानून उस पर लागू नहीं होगा। अर्थात वह राज्य का उत्तराधिकार नहीं हो सकता है जिसके धमनी में उसके पूर्वजों का लहू नहीं बह रहा हो। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे, अब विजय का सिद्धांत, एक और पॉलिसी था राजनीतिक कारण में, एक विजय का सिद्धांत था। विजय का सिद्धांत का अर्थ था कि जिस राज्य को अंग्रेजों ने विजित कर लिया हो, जीत लिया हो, उसे भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया। इसमें सिंध, पंजाब, पिंगू और भी बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र थे। और तीसरा पॉलिसी ये था कि प्रशासनिक कमजोरी के कारण जहां ऐसा लगता था कि प्रशासनिक रूप से वह ठीक से शासन प्रशासन चलाने में वह समर्थ नहीं है, असमर्थ है, जैसे लखनऊ का जो नवाब था उसका जो शासन अंग्रेज़ों ने यह कहते हुए ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया क्योंकि शासन प्रशासन वह ठीक से नहीं चला पा रहा था। गजब की बात थी, वाह रे ब्रिटिश पार्लिया, वाह रे ब्रिटिश रूलर्स। मतलब येन किन प्रकारेण भारतीय राजे रजवाड़े को उनकी कमज़ोर कड़ी पर कुठाराघात करके उन्हें एक एक करके धीरे धीरे क्षण जीतते जा रहे थे और ब्रिटिश साम्राज्य का अंग, एक छत्र अंग बनाते जा रहे थे। डलहौजी को एक और पॉलिसी स्वीकार नहीं थी, साम्राज्य में साम्राज्य नहीं चल सकता है। अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य उस समय था, उसके अंदर मुगल साम्राज्य को वह किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। खैर, मुगल तो लगातार कमज़ोर होते जा रहे थे। साथ में जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, कर्नाटक हो, हैदराबाद हो, निज़ाम हो, बंगाल हो, इन सभी राज्यों को वो धीरे धीरे, मेरठ हो, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो, धीरे धीरे उन्हें अपने साम्राज्य के अंदर मिलाने लगा। अब इन सभी कारणों से यहाँ के राजे और रजवाड़ों में एक असंतोष फैलने लगी। मुसलमानों में इस तरह का आक्रोश फैला कि तैमूर के वंशजों को अब अंग्रेज नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा को अंग्रेजों के द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। धीरे धीरे मुस्लिम शासकों के मन में, मुस्लिम सूबेदारों के मन में, मुस्लिम सैनिकों के मन में भी इस तरह की भावना भड़कने लगी कि यह तैमूर के वंशजों को नीचे दिखाया जा रहा है। आम जनमानस में भी इस तरह का भावना फैला था कि मुसलमान तो यहाँ आए थे भारत को जीतने के लिए, लेकिन वह तो खुद विजित हो गए, वो यहाँ के सामाजिक संस्कृति में घुल मिल गए, वो यहाँ के टैक्स से, यहाँ के करों से को यहीं पे खर्च किए, यहीं का विकास किए और भारतीय समाज में वह उनका अभिन्न अंग बन गए। लेकिन अंग्रेज़ों के बारे में एक नया सोच डेवलप हो गया था कि मीलों दूर से आकर अंग्रेज हमारा शोषण करते हैं, हमसे जो टैक्स लेते हैं वह मीलों दूर जाकर खर्च करते हैं, हमारा टैक्स का पैसा हमारे ऊपर खर्च नहीं करके ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश की शोभा बढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें लगातार
भारत के जनमानस में, भारत के सैनिकों में, भारत के सूबेदारों में, भारत के राजे रजवाड़ों में धीरे धीरे स्नेह स्नेह भर रहा था, जो बाद में जाकर 57 की क्रांति में प्रस्फुटित हुआ। जो बाद में ये भी देखने को मिला कि उसी सिद्धांत के बल पे दादा भाई नेरोजी और वाचा ने धन की लोलुपता का सिद्धांत दिया। तो आज के रूप में हम लोग राजनीतिक कारण को जब समझ रहे हैं, तो राजनीतिक कारण में ये मूल कारण थी जिससे राजे रजवाड़ों में असंतोष व्याप्त हो गया था। सिर्फ चिनगारी की देरी थी, और वो चिनगारी बैरकपुर के छावनी, बंगाल के बैरकपुर के छावनी का मंगल पांडे नाम का एक सैनिक ने पूरा किया, जो 57 की क्रांति में घी का काम किया। मानो कि सभी कारणों ने क्रांति रूपी मशाल को सिर्फ प्रज्वलित करने में बंगाल के छावनी के सैनिकों ने पूरा किया। और आज इससे याद आता है बंगाल का वर्तमान का घटना, जहां हाल में इलेक्शन हुए हैं और उस इलेक्शन में बंगाल के लोगों को राजनीतिक हिंसा का शिकार होना पड़ा है। आज रो रही होगी उस महान सैनिकों की आत्मा, जिन्होंने सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के लिए अपने आप को भारत की मातृभूमि में समर्पित कर दिया। और वैसे आज हम ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने जाने के रूप में उन्हें ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई भी देते हैं, लेकिन उनसे आग्रह करते हैं कि जो धरती क्रांति की धरती रही है, जो धरती स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है, जहाँ के खून में, जहाँ की मिट्टी में सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता और आज़ादी की बू आती है, उस धरती में इस तरह के राजनीतिक हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम उसकी जितनी भी हो सके उतनी निंदा करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप इसको सुधारने में, भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने में आप आगे आके इसका समाधान करेंगे। आज जो मुख्य हम लोगों का टॉपिक था वह 57 की क्रांति का जो पॉलिटिकल काउज था, उसके बारे में हम लोग आप लोगों को एक विस्तार से चर्चा किया और यह भी बताएं कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने यहाँ के नवाबों में, राजाओं पर कई प्रकार के विभेदनकारी पॉलिसी के द्वारा इन्हें कमज़ोर किया और लगातार इनके जनमानस पे, इनके मस्तिष्क पे और इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। इसीलिए कहा गया है कि स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाना ही अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को महंगा पड़ा और यह अंत में जाकर 57 की क्रांति के रूप में प्रस्फुटित हुआ। बस आज का क्लास हम इतना ही कहना चाहते हैं। कल फिर हम लोग आर्थिक कारण की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।